हेलो दोस्तों, मैं तारकेश्वर प्रसाद आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके पास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोल प्रॉपर्टी के बारे में। कोल की क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारी जो एनर्जी है, जो पूरी टोटल दुनिया में जो एनर्जी है उसका बहुत बड़ा परसेंटेज कोल से आता है। कोल से हमारे सारे पावर प्लांट चलते हैं और ये पावर प्लांट हमें बिजलीपन बनाते हैं और ये बिजली हमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। आज की डेट में हमारा जो बिजली का 60% जो प्रोडक्शन है वो कोल के ऊपर ही हो रहा है और कोल से ही चल रहा है। तो कोल की प्रॉपर्टी को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल की प्रॉपर्टी को जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो कोल हेट्रोजीनियस है और एक उसका जो हर जगह अलग, जैसे इंडिया में कोल पाया जाता है उसको इंडियन कोल बोलते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया है ऑस्ट्रेलियन कोल बोलते हैं, इंडोनेशियन कोल बोलते हैं। तो हर जगह जहां जहां कोयला पाया जाता है वो सब कोयलों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। और हम जब कोयला खरीदते हैं या कोयला लेते हैं, कोई भी पावर प्लांट वाला या कोई भी लेता है, तो उसमें होता क्या है कि हम कोयला नहीं ले रहे, हम लेते हैं हीट एनर्जी। अब ये हो सकता है कि इंडियन इंडियन कोल की हीट एनर्जी कम हो, उसकी ज्यादा हो, ऑस्ट्रेलियन कोल की ज्यादा हो। जो अपना इंपोर्टेड कोल आता है दैट इज फ्रॉम इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, उसकी हीट वैल्यू ज्यादा हो। तो दैट हीट वैल्यू का डिटर्मिनेशन करना और उसकी प्रॉपर्टी का डिटर्मिनेशन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत सारा प्रोसीजर बने हुए हैं और उन प्रोसीजर को फॉलो करके हम उसको कोल का डिटरमाइन करते हैं। लेकिन उसका बेसिक जो है वो बहुत ही सिंपल है, मतलब कोल का एनालिसिस प्रॉक्सिमेट एनालिसिस अल्टीमेट एनालिसिस है और वो जो बेसिस है वो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज मैं निकालता हूँ कोल एनालिसिस। सबसे पहले तो कोल के बारे में ये बता दूं कि कोल जो मिलता है वो ग्रेड वाइज मिलता है, A B C D ग्रेड, E ग्रेड, F ग्रेड। और जो पावर प्लांट में जो कोल होता है वो सबसे खराब कोयला यूज होता है। सबसे खराब कोयला इन द सेंस हीट वैल्यू और उसका एस परसेंटेज ज्यादा रहता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि फॉर एनर्जी वी हैव टू बर्न इट, और हमको उसको बर्न करके उसका जो ऐश है उसका अलग से यूज नहीं करना है, तो हम उसको सबसे खराब कोयला यूज करते हैं। लेकिन इनफैक्ट स्टील इंडस्ट्री में जहाँ पे फर्नेस है, जहाँ ब्लास्ट फर्नेस है, जहाँ पे हमको आयरन ओर से आयरन निकालना है, वहां पे हम कोकिंग कोल यूज करें। कोल एनालिसिस क्या है? तो अल्टीमेट सबसे पहले हम ये बता दें कि कोल का जो एनालिसिस है वो दो प्रकार से किया जाता है, एक अल्टीमेट और एक प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। व्हाट इज अल्टीमेट एंड व्हाट इज प्रॉक्सिमेट? नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हमारे जो जो क्वेश्चंस हैं, जो आपको इस स्लाइड से या इस वीडियो से आपको 3 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि कोयला क्या है, कोयले का एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट क्या है और प्रॉक्सिमेट और एनालिसिस क्या है। ये हमें 3 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। सबसे पहले कोयला क्या है? कोयला इज अ combustible black brown sedimentary rock with a high amount of carbon and hydrocarbons. Coal contain the energy stored by the plant and that live hundreds of millions years ago and swampy forest. Coal is classified as a non-renewable energy source because of it takes millions of years to form. Layers of rock covered plants over millions of years. The resulting pressure and the heat turn into the plant into the substance of we call coal. This is the definition of coal. कोल हम सब जानते हैं, कोल बहुत पहले, जो हमारे हजारों साल पहले जो पेड़ पौधे थे और जो जीवित प्लांट थे वो सब क्या हुए, जमीन के अंदर दब गए। और जमीन के अंदर दबते जब वो धीरे धीरे नीचे जाने लग गए, तो उसके ऊपर जो जमीन का प्रेशर था और वहां नीचे टेम्परेचर बढ़ा और उसको कन्वर्ट कर दिया कोल में। तो उसका क्या हुआ, उससे क्या हुआ, जो जीवित प्लांट थे उससे वो कन्वर्ट हो गया कोल में। उसकी जो वाटर था वो निकल गया, जो उसमें अन्य गैसेस थे वो निकल गया, उसमें जो इम्पोर्टेंट कार्बन हाइड्रोकार्बन्स बचे और वो धीरे धीरे बन के कोल बन गया। तो ये तो कोल बनने का प्रोसीजर है।
अब कोल क्या है, ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, बिकॉज ऑफ इसको एक बार अगर निकाल के कर दिए, जला दिया और यूज कर दिया, तो फिर इसको बनने में कितना लगेगा, फिर मिलियन ऑफ ईयर्स लगने, है ना। इसको 10 लाख साल 4 लाख साल लगने, तो इसको रिन्यूएबल एनर्जी पे उसने डाल दिया है। कोल हर जगह, जैसा ऑस्ट्रेलियन कोल है, उसका बनने का प्रोसीजर, उसमें जो प्रेशर और टेम्परेचर है जो जमीन से कितना नीचे है वो अलग है, तो उसमें अलग प्रॉपर्टी है। इंडोनेशियन कोल में अलग प्रॉपर्टी है, इंडियन कोल में अलग प्रॉपर्टी है। सेम फॉर दैट अमेरिकन कोल, जिसको अभी तक बहुत ही कम वो किया गया, उसमें अलग प्रॉपर्टी है। और ये ब्लैक और ब्राउन रहता है, कई बार चमकता रहता है, कई बार बहुत मतलब कोयले का बहुत सारी वैरायटी है, और ये बहुत हिटोजीनियस है। मतलब आप फिक्स नहीं कर सकते कि एक जगह एक टाइप का कोल है, हो सकता है एक जगह पे अलग अलग टाइप का कोल मिलने लग जाए। एनालिसिस क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि कोल क्या है, दैट इज सोर्स ऑफ एनर्जी। एंड वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी हमें हीट वैल्यू मिलती है, और हीट वैल्यू को निकालने के लिए हमें उसे जलाना है, और जलाने के हमें कितनी हीट हीट मिलेगी, हमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी वो हिटोजीनियस होना है। सो इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी हर एक कोयल की हर एक दिन का, इसका डेली का प्रॉपर्टी इसको चेक किया जाए। कोल की प्रॉपर्टी को चेक करके उसके कितना हीट है, उसमें क्या प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से उसको बर्न करना, इफिशिएंटली बर्न करना, दैट इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एनालिसिस। हाउ कोयला कैसे जलेगा, कितना एस जनरेट होगा, ये सब क्वेश्चन जो है उसको मिलता है। ठीक है। Coal energy techniques are specific analytical methods designed and measured to physical and chemical properties of coal. These methods are used primarily to determine the suitability of coal for coking, power generation, or for iron smelting and the manufacturing of steel. तो इसका जो स्टील का मैन्युफैक्चरिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टील का मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कोल है वो अलग है, कुकिंग कोल के अलग है, पावर जनरेशन के लिए सबसे थर्ड ग्रेड का कोल यूज किया जाता है। तो ये सब चीजों का जो कम्युलेटिव फैक्ट है वो डेली एनालिसिस का आ जाता है, और डेली एनालिसिस करने के लिए हमको कोल का प्रॉपर्टी जानने के लिए डेली एनालिसिस करना पड़ता है। अप्रोक्सीमेट एनालिसिस क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोयले में जो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड है उसका कितना अमाउंट है, दैट वो मेजर करते हैं। दैट इज, इसको बोल सकते हैं मोटा मोटी कोयले में क्या क्या है क्या नहीं है चेक करना। अभी सबसे पहले इन्होंने ये प्रोसीजर कौन किया, सबसे पहले जो कोल का प्रॉपर्टी जानने के लिए मिस्टर हेनबर्ग एंड स्टोन, दैट जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1860 में दैट प्रोक्सीमेट एनालिसिस का उन्होंने ये प्रॉक्सिमेट एनालिसिस का उन्होंने यूज किया, मेथड बनाया। अब इसमें क्या टेक्निक किया, उसमें भाई अलग अलग जो कंपाउंड है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड है, वो उसको कोयले को निकालने के लिए, कोयले के जो है वो कंपाउंड उसको निकालने का मेथड निकाला। उसमें जो मेजरली उस वक्त जब उन्होंने बनाया था, या फिर अभी भी ये यूज होते हैं, मॉइस्चर है, ऐश है, क्रूड परसेंटेज कितना है, क्रूड लिपिड कितना है, क्रूड फाइबर कितना है, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट कितना है। तो अभी ये क्रूड प्रोटीन लिपिड है, इसको हमने इसको वीएम और फिक्स कार्बन में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें डेली करना है। डेली करने के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हम डेली तो इतने सारी चीजें एक ही कोल का मेथड नहीं कर सकते। जब डेली ट्राई करना है, डेली उसको कुछ ना कुछ मेजरमेंट करना है, तो उसको कुछ अलग प्रोसेस मॉडिफाई कर दिया गया। दैट इज, ये ISMT में भी डिफाइन है। इन प्रोसेस, अब जो मेन कंटेंट है वो क्या है, कोल का मॉइस्चर, उसके बाद ऐश, उसके बाद वीएम, एंड देन लास्ट फिक्स कार्बन। एक्चुअली होता क्या है, जब हम कोयल का एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं आफ्टर द सैम्पलिंग, सैम्पलिंग भी एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। सैम्पलिंग का भी बहुत तरीके हैं, क्योंकि कोल इज हेट्रोजीनियस। अगर सैंपल ही अगर गलत हो जाए सब कुछ गलत हो जाएगा। फिर भी तो हम सैंपल के बाद जो निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, उसका मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स व्हाट वाटर प्रेजेंट इन दिस कोल। अब कोल में जो वाटर प्रेजेंट है वो कैसे क्या क्या रहता है, वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक है।
तो ये हमारा एश कंटेंट और ये है मॉइस्चर, एश कंटेंट, वोलेटाइल मेटल, फिक्स कार्बन. दैट इज द फोर थिंग दैट मेनली we are defining by the proximate analysis. What is ultimate analysis? Ultimate analysis में उसमें जो भी मैटर है, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ये सब चीजें निकाली जाती हैं. अल्टीमेट एनालिसिस इज बहुत ही डिफरेंट चीज है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस से. प्रॉक्सिमेट एनालिसिस इज अ मेथड जहां पे हम उसको, जो फिजिकल मेथड है उसमें वीएम कितना है या एश कितना है, हम ऐसा मतलब मॉइस्चर कितना ये निकालते हैं. जबकि अल्टीमेट एनालिसिस में हम निकालते हैं उसमें कंपाउंड में कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है और नाइट्रोजन कितना है. तो अल्टीमेट एनालिसिस को करने का प्रोसीजर बहुत डिफरेंट है. That trace element that occur in the coal are typically included in the part of the ultimate analysis. The standard method for ultimate analysis of coal that includes the determination of element of carbon, hydrogen, sulfur, nitrogen together with the ash in the coal. So carbon, hydrogen, sulfur, nitrogen और ऐश, ये हमें 5 चीजें अल्टीमेट एनालिसिस में मिलती है. प्रॉक्सिमेट एनालिसिस. प्रॉक्सिमेट एनालिसिस सबसे पहला क्या है? मॉइस्चर. वाटर प्रेजेंट इन ऑल कंपाउंड ऑन द अर्थ. जितने भी कंपाउंड है सब में वाटर मिलता है और सब में अलग अलग तरीके से वाटर प्रेजेंट है. हमने भी कई बार ऐड देखा होगा, आप टीवी में ऐड देखा होगा, जो कोयला है या सॉरी हमने टीवी में ऐड देखा होगा कि आदमी के शरीर में भी 70% वाटर है. तो दैट हर चीज में पानी प्रेजेंट है और उसी को हम मॉइस्चर बोलते हैं. अब ये मॉइस्चर जो है वो टिपिकली कोल में है या किसी भी में है, दो तीन तरीके से पाए जाते हैं. एक तो सरफेस मॉइस्चर, सरफेस में है, ऊपर में गीला है, उसको अपन दैट कैन फील बाय हैंड. इनहेरेंट मॉइस्चर क्या है? जैसे कि कोयला है या ऐसा जो है मतलब क्ले है, मट्टी है, या फिर और भी जैसे इसमें भी है, रॉक्स में भी है. तो इसमें जो पानी रहता है वो अंदर भी चले जाता है. अंदर कैसे जाता है? इसमें बहुत छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं जिसमें कैपिलरी एक्शन होकर के पानी ऊपर चले जाता है, अंदर चले जाता है. तो इसको बोलेंगे इनहेरेंट मॉइस्चर. तीसरा मॉइस्चर रहता है कि इटसेल्फ, उसके जो स्ट्रक्चर है, जो कंपाउंड का स्ट्रक्चर है, उसमें ही पानी प्रेजेंट रहता है. तो ये 3 टाइप के मॉइस्चर रहते हैं. तो जो स्ट्रक्चर वाला मॉइस्चर है, जो उसके अंदर बिल्कुल केमिकल का मतलब दैट इज इन अप टू एटॉमिक, सब एटॉमिक लेवल और एटॉमिक लेवल में उसको निकालना पॉसिबल नहीं है जब तक कि हम उसको कम्बशन नहीं करेंगे. और बनने के बाद जब वो जलता है तो भी वो डायरेक्ट स्टीम में कन्वर्ट होता है, पानी में नहीं आता. तो उसको हम छोड़ देते हैं. हमारे 2 क्या हो गए, मेन क्या हो गया? सरफेस और इनहेरेंट मॉइस्चर दैट कैन बी रिमूव्ड बाय द मैकेनिकल प्रोसेस. तो ये इसको बोलेंगे मॉइस्चर, सरफेस इनहेरेंट मॉइस्चर और सरफेस मॉइस्चर. सरफेस मॉइस्चर को जो निकालने का तरीका है वो बहुत ही सिंपल है. एज पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस, क्योंकि जहां कोल जलना है हम वहीं पे ये चीज करते हैं, ये मतलब मॉइस्चर ट्रायल करते हैं. तो वहां क्या करेंगे, एक ऐसी जगह कोल का सैंपलिंग करके कोल को एक ऐसी जगह ला करके छोड़ देंगे जहां पे हम ओपन एटमॉस्फेयर एयर में वो रहे, जो भी एटमॉस्फेयर है वहां का. वहां पे डर्ट और वो नहीं आना चाहिए, हवा आनी चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, हवा आनी चाहिए, डर्ट नहीं आनी चाहिए. उस जगह पे उसको 48 आवर छोड़ देंगे और 48 आवर के पहले और बाद में उसका वेट करेंगे. ठीक है. और उसको जो वेट रहेगा वो दैट इज सरफेस मॉइस्चर. सरफेस मॉइस्चर में ये भी हो सकता है कि भाई जब पानी गिरेगा कुछ होगा तो वो चेंज होते रहेगा वेट, बिल्कुल सही. तो हम सरफेस मॉइस्चर में ये देखते हैं कि इतने टाइम रखें कि हमारा पर आवर जो 0.1 ग्राम से वेरिएशन वो कम होने लग जाए. दैट इज द मेन मेथड ऑफ सरफेस मॉइस्चर. इनहेरेंट मॉइस्चर के लिए हम क्या करते हैं? इनहेरेंट मॉइस्चर क्या है? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री.
तो हम क्या करते हैं, इसको 110 डिग्री में करते हैं, 101 मेजर क्वांटिटी लेते हैं क्रूसिबल में, और 110 डिग्री में इसको ओवन में ड्राई करते हैं और 7 मिनट्स के लिए रखते हैं इसको, 7 to 8 मिनट्स रखते हैं, सॉरी 1 आवर रखते हैं इसमें, 1 आवर रखते हैं 110 डिग्री। इट इज बेसिकली 108 डिग्री और +1 and 2 डिग्री इसमें रखते हैं, और फिर उसको 1 घंटे बाद जब मेजर करते हैं, दैट इज द इनहेरेंट मॉइस्चर। तो ये दो मॉइस्चर है, ये निकालने के बाद कोल क्या होता है, ड्राई हो जाता है। अब ड्राई होने के बाद हम क्या करते हैं, वोलेटाइल मेटल निकालते हैं। ये जो है ये ऐसे ही निकलता है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोसीजर लिखा है कि मॉइस्चर, वोलेटाइल, ऐश और फिक्स, दैट इज द ओनली दैट थिंग, ऐसे ही चलते हैं। अब वोलेटाइल मेटल के मटेरियल कैसे निकालते हैं? वोलेटाइल मटेरियल में हमें क्या करते हैं, मटेरियल को वही सेम जो कोयला जो जिसका सरफेस इनहेरेंट मॉइस्चर निकाल दिया गया है उसको यूज करते हैं, और जो हमारा निकला हुआ है इनहेरेंट और सरफेस मॉइस्चर निकला हुआ है उसको लेकर के, उसी सैंपल को लेकर के हम उसे 925 डिग्री में फर्नेस के अंदर 7 मिनट के अंदर रखते हैं, मफल फर्नेस में, और 7 मिनट के बाद जो निकाल लेते हैं और फिर उसको कूल डाउन होने देते हैं, और कूल होने के बाद जो हमें उसका वेट करते हैं, दैट इज वेट लॉस क्या है, वोलेटाइल मेटल। एक्चुअली कई लोग का क्वेश्चन ये रहता है वोलेटाइल मेटल होता क्या है। हाँ, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हम सॉरी, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि हम जब मोमबत्ती जलाते हैं तो मोमबत्ती में कई लोग देखते हैं कि नीचे लिक्विड रहता है, मोमबत्ती का वो रहता है, उसके नीचे लिक्विड रहता है, और लिक्विड के ऊपर फिर वो बत्ती जलता रहता है। वोलेटिलिटी मीन्स जो सब्सटेंस जल्दी ही वोलेटाइल हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, जल्दी भाप बन जाता है, या भाप मतलब स्टीम नहीं बोल सकते उसको, वो जल्दी एयर हवा मतलब एयर फॉर्मेट में आ जाता है, उसको बोलते हैं वोलेटाइल मेटल। तो इस वोलेटाइल मेटल को ही यूज करने के लिए, मेजर करने के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं। और वोलेटाइल मेटल मटेरियल, वोलेटाइल मटेरियल क्या करता है कि बहुत जल्दी जल्दी जलता है, बहुत जल्दी जलता है, बहुत फास्ट जल जाता है, तुरंत एनर्जी दे देगा। तो दैट इसका रिकमेंडेशन भी, इसका मेजरमेंट भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है। थर्ड आता है ऐश कंटेंट। अब जो सैंपल बचा हुआ है, जिसका मॉइस्चर निकल गया, जिसका वोलेटाइल मेटल निकल गया, उसको हम क्या करते हैं, उस सैंपल को 700 डिग्री में आधे घंटे के लिए फिर से फर्नेस में रखते हैं, और जब निकाल करके उसे वेट करते हैं। अब जो बचा हुआ वो केवल क्या है, ऐश ही है, क्योंकि कोयला का बर्निंग पॉइंट क्या है, 450 डिग्री, और वो 600 में पूरी तरीके से बर्न हो जाता है। हम उससे 100 डिग्री ज्यादा रख के आधे घंटे रखें तो पूरा बर्न हो जाता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हमें बार बार, एक बार हम आधे घंटे रख दिए, वेट किए, फिर दूसरी बार हम उसको ठंडा होने के बाद फिर आधे घंटे रखेंगे और फिर वेट करेंगे, हमें तब तक ये प्रोसीजर का, जब तक कि उसका वेट, ऐश का वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं हो जाता। तो कांस्टेंट होने के बाद दैट मींस कंप्लीट कंबशन इज टेकन प्लेस। अब जो कंप्लीट कंबशन हो गया, जो वेट बचा हुआ, दैट इज द ओनली ऐश, और ऐश और जो प्राइमरी वेट है उसको माइनस करके उसको अपन ऐश निकाल लिए। फिक्स कार्बन क्या है, 100 माइनस मॉइस्चर माइनस 100 माइनस मॉइस्चर माइनस वोलेटाइल मेटल माइनस ऐश, दैट इज द फिक्स कार्बन। तो फिक्स कार्बन, हम यहाँ पे कोई कार्बन मेजरमेंट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, उसे डिफरेंस मेथड से निकालते हैं, क्योंकि हमने मॉइस्चर निकाल दिया, हमने बीएम निकाल दिया, हमने ऐश निकाल दिया। ऐश निकालने के बाद क्या बचा, जो बचा दैट इज द फाइनल कार्बन। ये कार्बन, हम इससे ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कार्बन ही है, इसमें कोई कोई हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, इसमें हाइड्रोकार्बन भी हो सकते हैं, या इसमें कोई भी कम्बस्टिबल एजेंट हो सकता है जो हीट देने के लिए वहां पे अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट। अब हम क्या है, कोयला का जो मेजरमेंट है वो बहुत तरीके से होता है। मॉइस्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप देखेंगे मॉइस्चर से अगर हीट वैल्यू बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती है। अगर बारिश गिर रही है और आप कोयल बाहर रखा हुआ है और उस कोयले को लेकर जलाएंगे, वो तो ऑलरेडी पानी पड़ा हुआ है, हीट वैल्यू कम देगा। गर्मी का मौसम है, बाहर कोल रखा हुआ अपने आप जल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो मॉइस्चर पे डिपेंड करती हैं, और मॉइस्चर इज अ मेजर पार्ट ऑफ दिस fuels, not only coal, for all the fuels.
फॉर बायोमास ऑल्सो आप ये देखेंगे कि जब कोई घास या कुछ चीज अपन लेके आते हैं दैट इज वो ग्रीन रहता है या फिर वो ज्यादा भारी रहता है, लेकिन अगर 10 दिन घर में छोड़ देंगे तो क्या होगा, हल्का हो जाएगा। वो हल्का क्यों होता है, क्योंकि उसका जो मॉइस्चर है, उसमें जो इनहेरेंट मॉइस्चर है, जो सरफेस मॉइस्चर है, वो सब धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में चले जाता है। जो पत्तियां हैं वो हरी से सफेद हो जाती हैं, क्या होता है उसमें, जो सा क्लोरोफिल है वो एटमॉस्फेयर में चले जाता है, गायब हो जाता है, उसका सारा मॉइस्चर निकल जाता है। तो मॉइस्चर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इस मॉइस्चर को नापने के लिए ये 3 टर्म बने हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। क्या है, एयर ड्रायर बेसिस, एडीबी, एआरबी और ड्राई बेसिस। हमारा जो भी कोल एनालिसिस का रिपोर्ट है आपको जब भी आएगा तो हमें इसी में से 3 शब्द कोई ना कोई लिखा रहेगा, या फिर एआरबी एडीबी की जगह, डीबी की जगह ओवन ड्राई बेसिस भी हो सकता है। तो ये 3 टर्म के में जरूर लिखा रहेगा किस बेसिस पे वो रिजल्ट लिया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज एयर ड्रायड बेसिस। अब इसमें क्या करते हैं, एयर ड्राई बेसिस जहां पे कोयले को यूज करना है वहीं पे कहीं पे लैब रहता है, वहीं पे आप उसको कोयले को बिछा देते हैं उस एटमॉस्फेयर में। उस एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है वो कोल में बराबर आ जाता है। 48 आवर के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें जो मॉइस्चर, जो भी सरफेस मॉइस्चर है वो एटमॉस्फेयर में चले जाता है, या बहुत ज्यादा सूखा कोयला है तो जो मॉइस्चर है वो कोयले में आ जाता है। तो दैट वो बैलेंस बनाता है एक, और वो बैलेंस बना करके हम उस मॉइस्चर को मेजर करते हैं, है ना। तो उस मॉइस्चर को मेजर करने के बाद हमें पता चलता है कि दैट इज द एयर ड्राई बेसिस। इसमें ये मान के चलिए जो सरफेस मॉइस्चर है वो उस एटमॉस्फेयर में चले गया है, दैट मीन्स सरफेस मॉइस्चर को माइनस कर देते हैं, दैट इज एयर ड्राई बेसिस। एज रिसीव बेसिस में इसमें सारे वेरिएबल रहते हैं, जैसे आया कोयला वैसे ही हमने उसका पहले इसको 48 घंटे सुखाया, दैट इज सरफेस मॉइस्चर निकाला, फिर उसके बाद दूसरा मेथड से उसका मॉइस्चर निकाला, दैट इज उसका इनहेरेंट मॉइस्चर निकल गया। तो ये दोनों मॉइस्चर निकल गए। इसे नहीं निकालते हैं और इसे अकाउंट में लेते हैं एयर ड्राई बेसिस पे। अब देखेंगे इनहेरेंट मॉइस्चर और सरफेस मॉइस्चर दोनों को मिलाकर के टोटल मॉइस्चर एक वर्ड बनता है, उसके बाद फिर अपन आगे बात करते हैं। ड्राई बेसिस में क्या करते हैं, इसमें सारे टाइप के मॉइस्चर निकाल देते हैं, इनहेरेंट और सरफेस मॉइस्चर दोनों निकाल देते हैं, और उसके बाद उसका जो ड्राई जो कोल है उसका एनालिसिस करते हैं। इसमें मॉइस्चर 0 रहेगा। ओवन ड्राई बेसिस या इसमें क्या रहता है, मॉइस्चर क्या रहता है, वो बिल्कुल 0 रहता है, मॉइस्चर के बाद सारे परसेंटेज आते हैं। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ये जितने भी हैं इसमें केवल और केवल क्या फर्क पड़ रहा है, मॉइस्चर। और मॉइस्चर हर एटमॉस्फेयर में अलग अलग हो सकता है। मैं दिल्ली में हूँ तो हमारा ह्यूमिडिटी कुछ और है, उस ह्यूमिडिटी में कुछ अलग मॉइस्चर आएगा। अगर मैं कलकत्ता में हूँ तो अलग आएगा। अगर मैं राजस्थान जैसे ड्राई एरिया में हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा सूखा है, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी है, तो वहाँ कुछ और आएगा। तो दैट moisture is main content in the fuel, so that is the why we are using this ARB, ADB or dry basis coal. What is ultimate analysis? Ultimate analysis में क्या होता है, कार्बन परसेंटेज, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन में ये बता दूं, हम ऑक्सीजन मेजरमेंट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे हमने फिक्स कार्बन के लिए किया था 100 माइनस ऑल अदर थिंग्स, यहाँ पे भी सरफेस मॉइस्चर दैट इज ऑक्सीजन के लिए वैसे यूज किया जाता है। 100 माइनस ऑल कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर। और भी है इसमें बहुत सारी, ऐश में कंटेंट भी चेक की जाती है, मतलब अगर बहुत ज्यादा अगर दिक्कत है, बहुत ज्यादा कोई प्रॉपर्टी, तो वो भी चेक किया जाता है। तो दैट इज द अल्टीमेट एनालिसिस। अल्टीमेट एनालिसिस कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी हम देखते हैं एक सैंपल। ये हमारा एक सैंपल है, ये देखिए, सैंपल ऑफ कोल एनालिसिस रिपोर्ट। अब इसमें देखिए, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस एज रिसीव्ड बेसिस इज क्लियरली मेंशन ऑन दिस। तो इसमें क्या है, मॉइस्चर 3.3, दैट इज द मॉइस्चर। यहाँ पे देखिए इनहेरेंट लिखा नहीं लिखा, तो दैट इज टोटल मॉइस्चर। एश इज 24%, वोलेटाइल इज 21% एंड फिक्स कार्बन इज 50.5। अल्टीमेट एनालिसिस इज ऑन ड्राई बेसिस एंड एश फ्री बेसिस। मतलब अभी अब हम क्या करते हैं, अल्टीमेट एनालिसिस में भी ऐश निकालते हैं
और इसमें भी ऐश निकालते हैं। तो इसमें क्या किया है, वो ऐश फ्री बेसिस पे उसको कन्वर्ट किया है, जिसमें ऐश नहीं लिया गया, कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर लेकर के उसको माइनस कर दिया गया 100। एक ये रिपोर्ट है ऐसा। और कहीं भी NABL जो एक्रेडिट लैब्स है, आप उसमें जाएंगे तो उसमें और भी चीजें आ सकती है, इसमें ADB, ARB, दैट ऑल द वर्ड आर टू बी मेंशन इन दिस रिपोर्ट। तो कोयले का जो सैंपल रिपोर्ट है उसमें ARB, ADB लिखना बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर जगह मॉइस्चर का फर्क पड़ता है। तो अभी अपन आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा और आप लोग देखेंगे, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।